अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज जो नावल मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है एक जुनून बेमैनी और इसकी राइटर का नाम है नूर अरूज। तो चलते हैं नावल की जानिब। जाने दो, मुझे उसके पास जाना है, जाने दो। कमरे के बाहर खड़ा वो शख्स खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रहा था, क्योंकि इस कमरे के अंदर मौजूद उसके रगे जान, उसकी लाडली बहन जिन हालात में थी उन्हें देखकर मजबूत से मजबूत इंसान भी दहल जाता। आप एक बार उसे तलाश करने की कोशिश तो करें शुजा। कब तक इसे यूं तड़पता हुआ देखेंगे हम? इसका इलाज सिर्फ उसी के पास है। मायरा की आवाज़ पर शुजा चौंक कर मुड़ा। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया मायरा? जिस शख्स की वजह से मेरी बहन इस हाल में है, मैं उसे ढूंढूं और क्या कहूँ उससे? यही कि मेरी बहन तुम्हारे अलावा किसी के काबिल नहीं रही और इसके जिम्मेदार तुम हो। अब तुम ही इसका बोझ उठाओ। नहीं मायरा, मेरी लाडली बोझ नहीं है मुझ पर। शुजा को इसकी बात पसंद नहीं आई थी। मैं जानती हूँ आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, मगर डॉक्टर्स की बात भी आप सुन चुके हैं। उनके बकौल उनका इलाज सिर्फ एक शख्स है। जनून जब वहशतों को छूने लगे तो इंसान को सिर्फ इसी एक की तलब रहती है जिसका जुनून हो, और आप माने या ना माने आपकी लाडली को उस शख्स का जुनून है। मायरा ने जैसे इसे बहुत कुछ बावे करवाने की कोशिश की थी। सच पूछे मायरा तो उस शख्स को तलाश करना कुछ मुश्किल नहीं है, मगर आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा। वो शख्स अगर लाडली को दस्तयाब हुआ तो भी वो इसे अजियत के सिवा कुछ नहीं दे सकेगा। शुजा अफसोस से सर हिलाता वहां से निकलता चला गया। दरवाजे के उस पार बैठा नाजुक वजूद दीवानावार पेंसिल से दीवारों को भरने में मसरूफ था। अपने दिल का दर्द शायद लफ्जों के जरिए बहाना चाहती थी। जदों इश्क दे औखे रस्ते थे अखा मीच के पैर दबा लईए, फिर सर्दी रेत दा रोना की, फिर थल दा शिकवा करना की। जब इश्क की मुश्किल राहों पर आंखें मोद कर कदम बढ़ा लिए जाए, फिर जलती रेत का रोना क्या, फिर थल पानी का शिकवा करना क्या। आप मेरा इश्क सोफ्टी, जानती हो इश्क क्या होता है? 18 साल वो लड़का 10 साल की छोटी सी गुड़िया को इसकी उम्र से बड़े सबक पढ़ा रहा था। नहीं, वो मासूमियत से नफ़ी में सर हिला गई। जब अपने से पहले हमें किसी और का ख्याल आए, जब हर लम्हा हर वक्त हम किसी के बारे में सोचें, उसकी खुशी में खुश और दुख में गमगीन हो जाएं, और जब वो शख्स सामने हो तो सारी दुनिया को भूल जाएं, तो इसे इश्क कहते हैं। जैसे जब मेरे सोफ्टी मेरे साथ हों तो मुझे इसके सिवा पूरी दुनिया फालतू और बेकार लगने लगती है। वो जानता था वो इसकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं सकती, फिर भी हाले दिल बयान कर रहा था, जैसे शायद वो दोबारा कभी मौका ना मिल सके। मुझे भी आपसे इश्क है आन। वो जितना समझ सकी उसके मुताबिक उसे अपने इश्क का हकदार बना गई तो वो कहका लगा गया। अच्छा, और वो कैसे? तजस्सुस से पूछा। मुझे आप अच्छे लगते हैं, मैं अपनी हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, और मुझे हर वक्त सिर्फ अपने आन चाहिए। तो क्या ये इश्क हुआ या नहीं? अब के वो कंफ्यूज हो चुकी थी। बिल्कुल हुआ ना, मेरी सोफ्टी को भी मुझसे इश्क है। सदके जाऊं, आपने तो मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी सोफ्टी। इसके फूले फूले गाल खींचते मुस्कुराया। अचानक इसका तखय्युल चकनाचूर हुआ था। वो कहीं नहीं था, वहां सिर्फ वो थी, इसकी तन्हाई। मगर वो भूल गई थी कि हर वक्त उसका साया बनकर रहने वाला आन उसे तना कैसे छोड़ सकता है। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया। चांदनी रात में हमने तारे गिने, ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी। नींद टूटी तो आया समझिए हमें, राह वो जिस पे मैं चल रहा था उसकी कोई भी मंजिल नहीं थी। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं। खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। मेरी यादों से तो आज तक ना गया, आँख में बारिशें तेरी मौजूद हैं। आज भी महफिलों में तेरे और मेरे नाम पहले की तरह ही मशहूर है। मेरी बर्बादियों की वजह में कहते हैं कि तू शामिल नहीं है। कत्ल बाजार में हो चुका हूँ, फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। उसके चेहरे पर नज़रें जमाए बैठा वो शख्स अजियत से मुस्कुरा दिया। इस मासूम चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह चेहरा किसी का कातिल हो सकता है, किसी की वहशतों और बर्बादियों का जिम्मेदार हो सकता है। मगर यही मासूमियत तो सबसे बड़ा फ़रेब थी, जिससे वो लाख कोशिश के बावजूद दामन झटक नहीं पा रहा था। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चले कि आज एक बार फिर ये मजमा और भीड़ यहाँ किसी और के लिए नहीं बल्कि रायान काजिम के लिए लगा है, जिस पर पुलिस की जानिब से मर्डर का इल्ज़ाम लगाया गया है। जहाँ कुछ लोग इन्हें जेल में जाता देखने को बेताब हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए रायान काजिम फरिश्ता है। आखिर है कौन रायान काजिम? कौन सा रूप है इसका? क्या इस बार पुलिस उसे कैद करने में कामयाब हो सकेगी, या वो एक बार फिर बड़ी आसानी से बच निकलेगा? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। न्यूज़ एंकर पूरे जोशो खरोश से बोल रही थी जब इसने बेदिली से रिमोट उठाते टीवी बंद कर दिया। ब्रोट आगे के लिए क्या हुक्म है? पाशा इसके चेहरे के तासुरात से इसकी बेजारी का अंदाज़ा लगा सकता था, और ये भी अच्छे से जानता था कि जब इसका मूड बिगड़ता था तो कौन सी क़यामत आती थी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है पाशा, ये सब तो बाय रोज़ का तमाशा होगा। ना इन पुलिस वालों को और कोई काम है, ना ही न्यूज़ चैनल वालों को। सॉल्व इट। वो टेंशन लेता नहीं देता था, तभी तो इसे ब्रोट कहते थे। मगर ब्रोट बाय पुलिस आई है। पाशा ने इस दुनिया में एक हस्ती के बाद जिससे सबसे ज़्यादा अगर कोई अजीज़ था तो वो सामने बैठा शख्स था। अजमीर कहाँ है?
اسے فون کرو اور بولو کبھی بھابھی کے علاوہ بھی کہیں اور دھیان دے لیا کرے، دنیا میں اور بھی غم ہے محبت کے سوا۔ اس کا لہجہ سرد ترین تھا، جبکہ پاشا اسے کہہ نہیں سکا کہ محبت سے بڑا درد تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے بغور اپنے سامنے شہزادوں کی آن بان سے رکھنے والے شخص کو دیکھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد اور توانا سراپا ایسا تھا کہ دشمن ایک پل کو محض اس کے سامنے آنے سے ہی سہم جاتا۔ بری سرد ترین آنکھوں میں تیش بھرے جب وہ مقابل کو دیکھتا تو سامنے پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ بھوری سی داڑھی مونچھیں جہاں اسے وجیہ بناتی تھی، وہیں گال پر لگا گہرا کٹ جو اب صرف نشان کی صورت اختیار کر چکا تھا، وہ اسے ایک عجیب سی پراسراریت بخشتا تھا۔ پاشا اٹلی سے کوئی خبر؟ اس ذکر پر پاشا بمشکل اپنے تاثرات چھپا پایا تھا، ورنہ اس وقت وہ ریان کاظم کے پالتو کتوں کے سامنے پڑا ہوتا جسے وہ اپنا کھانا سمجھ کر مزے سے کھاتے۔ نہیں بروڈ، وہاں سب ٹھیک ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کی ہلکی سی کپکپاہٹ کو چھپا نہیں سکا تھا، اور ریحان کاظم صرف کر کے رہ گیا۔ پولیس والوں کو فارغ کرو اور پتہ کرو آئلہ بابی کہاں ہیں۔ اس کے انداز کی سنجیدگی ایک پل کو بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ پاشا اس کی بات پر سر ہلا گیا۔ دنیا شریف رہنے نہیں دیتی اور بدماشی برداشت نہیں کرتی۔ وہ تو مسخرانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے کھڑکی سے باہر دکھائی دیتے مناظر دیکھتا رہا۔ ریان کاظم، جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، جو دنیا والوں کی نظر میں قاتل، زانی اور وحشی درندہ تھا، جبکہ حقیقت میں وہ کیا تھا اور کیوں تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اٹلی، ملیشیا، یورپ اور بہت سے غیر ملکی مافیا کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ دنیا اسے بروٹ اور ریان کے نام سے جانتی تھی، جبکہ اس کے اور بھی بے شمار نام تھے جو کہیں پردے میں تھے تو کہیں منظر عام پر، لیکن اس کی ذات کی الجھنوں کو آج تک کچھ نہیں سلجھا سکا تھا۔ اگر کوئی اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا تو بس اتنا کہ اس نے 12 سال پہلے اپنی سوتیلی بہن کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اسی جرم میں اسے 7 سال جیل میں گزارنے پڑے۔ جیل سے چھوٹ کر وہ کہاں گیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا یہ کسی کو معلوم نہیں۔ ریان کاظم نے آج تک کسی کے سامنے اپنے اوپر لگائے گئے کسی الزام کی تردید کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ دنیا والوں کی پرواہ کرنا وہ کب کا چھوڑ چکا تھا۔ اب اس کی زندگی میں چند گنے چنے لوگ تھے جو اس کے لیے اہم تھے، اور کون تھے یہ وقت بتانے والا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ کیسی لگی آپ کو؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اس ناول کی ایک ایپیسوڈ ہفتے میں ایک دفعہ پوسٹ کی جائے گی۔ اگر آپ زیادہ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ لائک اور سبسکرائب کر کے زیادہ ایپیسوڈ بھی ایک ویک میں لے سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔